प्रश्न पूछा है, कुल प्रश्न तो 2 और 1 3 3 का 25 होना, तो कुल प्रश्न 75 है, लेकिन इस वाले सेट में पूछता तो 50। अब देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ले लो तो वही लगाओ, सोल्यूशन की तरफ मत जाओ, क्योंकि जो पब्लिकेशन किरण में भी वही भैया वहां भी है, बस बुक्स के राइटर्स अपना प्रेजेंटेशन अपना सोल्यूशन अलग-अलग दिए हैं, तो कोई भी ले लो। जैसे पेनागल में क्या है ना, सोल्यूशन सॉफ्टवेयर में सब बहुत अजीब सा 5 बुक रखा, तो हमको लगा यार ये वाला हमको ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, वो हम लेंगे, हो सकता है इसको कुछ समझ में आ जाए और भी बुक ले, बस यही बात है। वरना उसमें मोहन है, उसमें सोहन है, उसमें 20% है, उसमें 40%, इतना ही बदला है। एक काम 10 दिन, एक काम 20 दिन, कुल काम कितने दिन, और हम बिल्कुल भैया प्राउड के साथ कहेंगे, क्योंकि हमने सीट्स को बनाया है, आज का नहीं है वो। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस इन द राइटिंग में लिखिए, एकदम चुमा के लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि जो मैं सीट दे रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट की 10 से 15 अच्छी बुक्स खरीद के कलेक्ट करोगे, वो तुम्हारी सीट में अकेला है। इस बात का हम बिल्कुल भैया प्राउड के साथ कहेंगे, क्योंकि हमने सीट्स को बनाया है, आज का नहीं है वो बहुत एनालिसिस के बाद है। मैंने आपको प्रीवियस की बात कर रहे थे, हमने प्रीवियस आपको सीट दिया लगाने के लिए, मैं सीट दे रहा हूं प्रीवियस की बताओ भैया, हेलो गाइस, आप लोग मैसेज करिए, मैं आपको सीट देता हूं प्रीवियस, इन बच्चों को अपलोड कर दूं, ठीक है, समझ गए? मैं आपको देता हूं प्रीवियस ईयर का सेट, ठीक है ना? तो मैं कितना सेट दूंगा, मैं तुमको हर टॉपिक का प्रीवियस सेट दूंगा, ठीक है ना? जैसे मतलब हर टॉपिक का प्रीवियस सेट प्रैक्टिस करूंगा, तो ये 1 साल का नहीं 10 साल का, और ये सुन लो प्री नहीं, सारे मेंस के उससे बढ़िया मुझे हो सकती है, सारे मेंस के प्री में सीधे मेंस के उसका, और एनालाइज करो कि जो सर अपनी सीट यहां सॉल्व करवाए हैं और जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है फर्क क्या है, तो मैसेज होगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो हम जिस सीट से हम तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम के क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर है। ये जिस दिन ऑनलाइन तुम्हारा जाएगा उस दिन तो फिर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं देता हूं इनको कि आपको अपलोड कर देंगे, आप अपना प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है भैया? तो भाई हां, पीछे लगा बैठा मेहनत अच्छा करता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहता है, और आप लोग सवाल भी प्रैक्टिस करते नहीं करते, लेकिन कल मैं घूमते पीछे गया था, वो बच्चा पीछे सारे सवाल ला के रखा था, बस बैठ के सोल्यूशन देख रहा था, अच्छी चीज है, क्यों लास्ट एक को सॉल्व कराया गया। तो ऐसे बच्चों का जो है भाई तारीफ करना बनता है, जो मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो मेहनत है ना, इसको बैठने के बाद जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तो पता चला दादी चलती है। हां जी भैया, मैंने ये प्रीवियस भेज दिया भाई, ठीक है ना? मैथ कोड B12 का प्रोग्राम प्रीवियस ईयर प्रतिशत प्रीवियस ईयर करके, ठीक है ना? ठीक है, इसमें 2024 तक का अपडेट है, 25 में स्टार्ट हो गया, 24 तक का अपडेट है, और कितने सवाल मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ सवाल हमने आपको दिए हैं, थोड़ा सुन लीजिए हमारी बात, आपको बता दें, आंसर की भी दिया है, कंप्लीट आंसर की भी दिया है, 127 सवाल दिया है, और सारे सवाल तुम्हारे मेंस के हैं, प्री के हैं ही नहीं, सोच इससे बड़ा क्या हो सकता है। और इस सीट की खासियत सुन लेना, जैसे 2010 में कोई क्वेश्चन आया है और 2000 प्रतिशत वैल्यू लाभ हानि के फॉर्म में आता है, ठीक है ना? तो आइए, हर टॉपिक का अपना कुछ कांसेप्ट होता है, प्रॉफिट लॉस का भी शुरू करने से पहले अपना कुछ बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट है, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। कांसेप्ट नंबर 1 प्रॉफिट लॉस का, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे 3 टेक्निकल टर्म्स आते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और एक प्रॉफिट में क्या बात होती है, लाभ हानि और छूट, और चौथी कोई टेक्निकल चीज पाते हो, लाभ पाओगे, हानि पाओगे, छूट पाओगे, और कुछ भी नहीं पाओगे टेक्निकल चीज, ओनली वन 3 टेक्निकल टर्म्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मानो प्रॉफिट परसेंट 10% है तो 1 बाई, मानो लॉस परसेंट 20% है, एक बटे 5, मानो डिस्काउंट परसेंट 30% है। देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं कि तुम मान लेना कि लॉस परसेंट 20% होता है, वहां भरोसा भी हमको कहता है ना, कुछ रट लोगे, ऐसा नहीं, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 10-20। देखो प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट है, 10%, प्रॉफिट परसेंट 10% है, तो देखो परसेंटेज परसेंट लिखना आता है ना, 10% प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट है, 1 किस पर, सीपी पर, 10 पर नहीं, किस पर, सीपी पर, इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, 10 है। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट होगा तो ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। प्रॉफिट परसेंट 10% है, ध्यान रखना प्रॉफिट 1 है किस पे, सीपी। 20% लॉस, तो लॉस कितना है, किस पे, सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे, ठीक है ना? तो लॉस परसेंट यहाँ 20%, 1/5 ये सीपी पे, डिस्काउंट 30%, तो डिस्काउंट कितना है, लेकिन ये डिस्काउंट किस पे है, एमपी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको कई नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बाजार मूल्य, इसी को बोलते हैं सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, और इसी को बोलते हैं वास्तविक विक्रय मूल्य, मतलब एमपी को कई नाम से जानते हैं, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य, कई नाम से एमपी को जानते हैं। तो बच्चे तुमने क्या सीखा, लाभ हो चाहे हानि वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मिलता है, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस, दिमाग में सेट हो गया ना भाई, लाभ हानि सीपी के रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट एमपी के रिस्पेक्ट ऑलवेज। कांसेप्ट नंबर 2, एमपी को कई नाम से जानते हैं, ये बात जानते रहिएगा, बहुत प्रयोग में आएगा। कांसेप्ट नंबर 2, हमने 3 टेक्निकल टर्म्स देखा भाई, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी का मतलब हो गया बच्चे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के सापेक्ष क्या निकलता है, तुमने अभी आपको बताया प्रॉफिट और लॉस, सही है ना? क्रय मूल्य के सापेक्ष क्या निकलता है, सही है? एमपी इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, इसके रिस्पेक्ट में क्या निकलता है, डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट। अब ये है एसपी, इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता। विक्रय मूल्य के सापेक्ष कुछ निकलता है, अच्छा यहाँ कुछ निकलता है और नहीं कुछ निकलता है, विक्रय मूल्य के सापेक्ष और कुछ निकलता है क्या, कमीशन निकलता है, तो पढ़ा तुम लोगों ने परसेंटेज में, कमीशन किसके रिस्पेक्ट में मिलता है, सेलिंग प्राइस के, समझे ना? तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष कमीशन मिलता है, जो तुम पढ़ चुके हो परसेंटेज में, लेकिन फिलहाल हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो लाभ हानि में विक्रय मूल्य के सापेक्ष न लाभ मिलता है, ना हानि मिलता है, ना छूट। हाँ ये सत्य है कि बिना विक्रय मूल्य के कुछ मिलेगा नहीं, लाभ चाहिए तभी एसपी जरूरत पड़ेगी, हानि चाहिए तभी एसपी जरूरत पड़ेगी, बिना एसपी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एसपी के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यूएट नहीं होता है, समझे, क्या समझे? हाँ समझ तो गए। कांसेप्ट नंबर 3, कांसेप्ट नंबर 3, कांसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है बच्चे, कांसेप्ट नंबर 3 कहता है, अच्छा बताओ आप सभी लोग अपने घर से बाहर जाते हो, हाँ कितने लोग ऐसे लोग हैं जो इलाहाबाद के लोकल हैं, इलाहाबादी घर है इनका, 1 2 3 लोग हैं बस, बाकी सब घर से बाहर थे, हाँ इलाहाबाद में सब दाल चोखा वाले हैं, सब दाल चोखा बनाए खाए और हंसते हैं, एक ही में दाल, एक ही में चोखा और एक ही में चावल, क्यों एक ही बनाते हैं ना, दाल चोखा अलग बनाते हैं, अच्छा ज्यादा खाते हैं, अरे बाप रे अलग दाल चाहिए, चोखा चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल दाल चोखा एक ही में रहता है, एक ही में दाल, उसी में छोटा बर्तन में देगा चावल और किनारे किनारे आलू, बहुत बढ़िया।
तो भैया आप लोग यहाँ रहते हो, घर से बाहर आके पढ़ते हो, तो जब भी अपने घर को जाते होंगे, आप मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल लेते रहता हूँ, इसलिए आपसे पूछा, जब आप घर से बाहर आके पढ़ते हो तो महीना डेढ़ महीना 1 महीना बाद जाते होंगे, कभी कभी तो हाँ लंबे समय जाते होंगे, तो जब भी अपने घर को आप जाते होंगे तो हर बच्चे को, मतलब हर बच्चे की माँ को जो अपना बच्चा है ना, तो बहुत कमजोर दिखाई देता है। माँ बोलती है कि क्या कर रहे थे वहाँ पे, दुबले पतले हो गए, चोखा की तरह मुंह बना के आए हो, तो बोले क्या मम्मी चोखा ही तो खा रहे थे और इसके अलावा क्या ही मिल रहा था। तो माँ को अपना बच्चा हमेशा दुबला पतला लगता है, लेकिन ध्यान रखना माँ उसी 2-4-5 दिन की छुट्टी में जॉब गए हो, उसमें ही इतना खिला पिला देगी ना, सच बताऊं उतने में ही प्रभाव दिख जाता है आपको। अच्छा लौट के आते तो लोग कहते हैं कि यार बड़े खिले और क्या घर गए होते, तो माँ उसी दिन समय पर खिला देती है और बहुत अच्छा खाना खिलाती है जो आपको पसंद है। और जब आप घर से लौटते हैं तो कुछ होता है कि बनाना पड़ेगा अपने हाथ से, लेकिन जब आप लौटते होंगे तो माँ आपको कुछ जरूर बना के देती है, जैसे ठेकुआ, ठेकुआ वो मीठा वाला बनता है ना, बिस्किट का होता है ठेकुआ, या फिर लड्डू नमकीन, ये सब बना के अपने हाथ से आपको देती है। क्यों देती है कि जब आपको सुबह नाश्ता करना हो, या आप या तो 4-5 बजे के आसपास थोड़ी सी भूख आती होगी, सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर खाना लिया और आप आइए 4-5 बजे के आसपास थोड़ा बहुत भूख आता है, और कभी कभी तो उस भूख को मतलब भरपेट हम नाश्ता वाला भूख आता है, लेकिन उसको हम पेट भर लेते हैं उस नाश्ते से, कभी कभी तो खतरनाक वाला रहता है, लेकिन थोड़ा सा तो आता है वो, और उसको विदाउट करने के लिए हम बाहर की फालतू चीज खा लेते हैं, कभी बाहर निकल गए तो कभी छोला समोसा खा लिए, फुल्की खा लिए, इधर उधर खा के गोलगप्पे खा के अपना उल्टा सीधा खा के शरीर अपना हेल्थ बर्बाद करते हैं। माँ कहती है ले जाओ इसी को खाना, उस टाइम जब भूख लगे तो फालतू मत खाओ, तुम्हारे पास गड़बड़ हो गया, आप लेके आए, आपने प्लान किया कि नहीं खाऊंगा, उस टाइम पे खाऊंगा इसको, लेकिन पता चला कि हर रोज भूख आती थी 4 बजे, आज जो है भूख 2 बजे आ गई, पूरा उसी पे टूटे पड़े रहते हैं, पढ़ते ऐसे हैं, नजर पीछा रखते हैं, भूख ही नहीं खत्म होती भाई। और तो और कभी कभी हद तो तब जाता है जब घड़ी पर खा के रात को 9-10 बजे बिस्तर पे सोए हैं, तब वो नजर पड़ जाती है, तब भूख लग जा रहा है थोड़ा सा, सही है कि नहीं। मम्मी आइटम दी थी 1 महीने का, लेकिन 10 दिन में सफाया, लेकिन भूख लगना बंद नहीं होना, भूख अपने टाइम पे आ जाएगा। तो कल्पना करो कि जो माता जी ने सामान दिया था कि बच्चे हमेशा खाना महीने भर का है फिर आ जाना फिर बना के देंगे, आप उसको कितने दिन में खत्म कर दिए 10 दिन में, लेकिन बच्चे भूख लगना तो बंद नहीं होना, भूख लगेगा ही लगेगा। तो अब आपका आइटम घर का दिया समाप्त हो गया, अब आप चाहेंगे कि कुछ तो रखो अपने रूम पे, भूख लगेगी तो आप मान लिया कि चले गए बिग बाजार शॉपिंग करने। कहाँ चले गए बच्चे? बिग बाजार आप शॉपिंग करने चले गए, और बिग बाजार आप शॉपिंग करने गए तो एक बॉक्स दिखाई पड़ा, एक गट्ठर दिखाई पड़ा जिसके ऊपर 100 रुपए लिखा है और इसमें डिफरेंट वैराइटीज ऑफ नमकीन और बिस्किट। पिताजी को कुछ रहता है लेकिन नमकीन बिस्किट मिल जाता है, बोले पानी लाओ पानी कुछ है, लीजिए पानी दिखाइए, तो ये हमारा 100 रुपए रखा है, इसमें नमकीन और बिस्किट का डिफरेंट वैराइटीज है, पसंद आया हमको और हम इसको उठाए और ले गए बिलिंग करने। ईमानदारी से बताना बच्चा, ये जो 100 रुपया है ये तुम्हारा 100 रुपया क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस कहलाएगा, बाजार मूल्य, ठीक है। तुम काउंटर पे ले गए, अब वहां काउंटर पे तुम डिस्काउंट मांगोगे? बिग बाजार में कहां डिस्काउंट मांगना होता है? तो ठेला वाले सामान पे डिस्काउंट मांगते हो कि नॉर्मल दुकान पे डिस्काउंट मांगते हो? बिग बाजार में डिस्काउंट मांगोगे, काउंटर पे कोई महिला बैठी रहती है, पता है कि तुमको? नॉर्मली दुकान वाले महिला बैठी रहती है, वैसे ही पहुंच के पकवाए हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ? मैडम क्या है, मैडम देखे जा रहे हैं आप, क्या है हमारा सामान जो लिए तो कहां गया? वो जो 100 रुपया लगता है, आप मैडम को दिखाए, मैडम ने स्कैन किया, बोला 100 रुपया हुआ, और आप 100 रुपया उसको दे भी देंगे, छूट नहीं मांगेंगे उससे, क्यों? बड़े शॉपिंग मॉल का रूल है ना, बोला मिलेगा नहीं, वो तो महिला है। तो उसने मैडम ने स्कैन करके आपको 100 रुपए का बेच भी दिया, मतलब जिसको आप एमपी बोल रहे थे बिग बाजार वाले के लिए वही क्या है, सेलिंग है, और आप 100 रुपया देके खरीद रहे हैं, इसका मतलब यही आपके लिए क्या है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। सोचो, जिसको तुम एमपी बोल रहे थे, खरीदने के बाद वो सेलिंग प्राइस हो गया बिग बाजार वाले के लिए, और तुम्हारे लिए क्या हो गया? क्या अब तुम इसको एमपी बोलोगे? एमपी तुम तब बोल रहे थे ना जब खरीदे नहीं थे, अब तो बोलेंगे मेरा मूल्य है 100। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक ही स्थिति में, एक ही टाइम पर एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग करना है। खरीदे नहीं थे एमपी, उसने बेच दिया एसपी, मैंने खरीदा मेरे लिए सीपी, वस्तु वही है, सिचुएशन वही है। ऐसा नहीं कि एमपी नंबर से एमपी होगा, नहीं, एक ही स्थिति में एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग नंबर के हो सकता है। और सुनो, ऐसा कब होता है जब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट नहीं दिया गया तो एमपी एसपी है और एसपी क्या है सीपी। लेकिन मानो आपका ये जो गट्ठर लाए थे खत्म हो गया, तो फिर शॉपिंग करना पड़ेगा, भूख लगी ना भाई, तो आप फिर से गट्ठर खरीदना जाने की सोच रहे हैं। लेकिन मानो जहां आप रहते हो वहां गली में कॉलोनी में कोई ठेले पे दादाजी सामान बेचने आए और आपको ऊपर से आपने देखा दादाजी ठेले पे सामान बेच रहे हैं और वही सामान बेच रहे हैं जो तुम बिग बाजार से लेके आए थे, सेम। तो आप ऊपर से आवाज आया दादाजी ठहरो, दौड़ते हुए गए, वो दादाजी कितने का है? दादाजी ने बोला कितने का है? 100। आप वहां नहीं समाएंगे, वहां तो सामान रहते देवी की काउंटर पे, यहाँ कौन सी इज्जत है? दादाजी अकेले, दादाजी बोले कुछ छूट है, दादाजी बोले कि नहीं बेटा छूट नहीं है, तो ठीक है चलिए मैं भी बाजार जाऊंगा, कम से कम थोड़ा माहौल तो ठीक है, घूम टहल के आऊंगा थोड़ा, आप छूट भी नहीं दे रहे हैं। दादाजी समझते हैं कि बदमाश भी बाजार जाकर के 1 13 रुपए लेके आया, 1 रुपए 13 रुपया, लेकिन 2 रुपया हमको कमाने में इसको कष्ट हो रहा है, जानते हैं कि छूट नहीं दूंगा तो कोई लेगा नहीं। दादाजी बोले बेटा छूट है, बोले कितना? बोले 20%, इसका मतलब डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है? 20%, तो बच्चे 20% इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो क्या एमपी एसपी के बराबर हुआ? इसका मतलब डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन एमपी इज नॉट इक्वल टू एसपी। हां, लेकिन लगे ने दुकानदार ने दादाजी ने कितने बेचा और तुम खरीदोगे कितने का? 80 का खरीदोगे, क्योंकि सामने वाला जितने का बेचेगा हम उतने का खरीदेंगे, तो तुम्हारा सेलिंग और हमारा कॉस्ट ये तो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे छूट 0 हो चाहे ना हो। तुम कितने का बेचोगे हम उतने का खरीदेंगे, तो डिस्काउंट 0 हो या इज नॉट इक्वल टू 0, एसपी और सीपी तो हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब वेरी करने वाली बात क्या थी? एमपी और एसपी। यदि डिस्काउंट इज इक्वल टू 0 देन एमपी इज इक्वल टू एसपी, डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन एमपी इज नॉट इक्वल टू एसपी। डिस्काउंट देंगे तो एमपी बचाओ एसपी बचाओ। समझ आ गई बात? दिस इज द थर्ड कांसेप्ट और वन ऑफ द बेस्ट कांसेप्ट। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपकी बात याद रखिए। कांसेप्ट नंबर 4, कांसेप्ट नंबर 4 में हम एक वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप परसेंट। क्या बोलते हैं? मार्कअप परसेंट। मार्कअप परसेंट का क्या मतलब है? किसी वस्तु के सीपी को बढ़ाकर एमपी सेट करना ही मार्कअप कहलाता है। समझ पा रहे? मार्जिन प्राइस अलग चीज है, वो तो बिजनेस और शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। मार्कअप प्राइस का मतलब सिर्फ होता है सीपी को बढ़ा के मार्कअप मार्जिन। नॉर्मली वैसे देखो एक चीज है, हर दुकानदार किसी वस्तु पे अपना मार्जिन लेता है। हाँ बिल्कुल, मार्जिन मतलब मैं कर लेंगे, ठीक है, टर्म्स का उपयोग अलग अलग है, लेकिन मार्कअप तुमको मिलेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित करना। हिंदी में आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं? अंकित करना। मार्कअप का मतलब होता है क्रय मूल्य को बढ़ाकर अंकित मूल्य सेट करना ही मार्कअप कहलाता है। अगर मैंने कहा 20% से किसी वस्तु के मूल्य को मार्कअप किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी 100 रहा होगा तो एमपी कितना हो गया? सीपी को बढ़ाकर एमपी को सेट करना ही मार्कअप कहलाता है। अगर 20% से मार्कअप किया सीपी 100 एमपी 100, 30% से मार्कअप किया सीपी 100 एमपी 120, 25% से मार्कअप किया सीपी 100 एमपी 125। समझ मेरी बात? दिस इज द मार्कअप प्राइस, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड क्वेश्चंस में प्रयोग में आएंगे। अगर तुम मेरी बात को इतना समझ गए ना, तुम देखना हम लोग प्रॉफिट लॉस को भी उसके ऊपर दिखा देंगे, मजा आएगा। कुछ बताया कोई फार्मूला याद करने के लिए बोला, कितनी मजा आता है, कुछ याद करने के लिए बोला और हमारे साल आए देखना मजा आएगा। मजा आया तो पूरा पैसा मेरे पास। इसको जल्दी छापो, तुम्हारा टेस्ट जल्दी छापो, जरा देखो। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का कांसेप्ट बता दिया था ना? हां, कांसेप्ट हमने पढ़ लिया था। तो आज से फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस के
सवाल शुरू करेंगे। चल प्रॉफिट लॉस को कितने कंसेप्ट सिखाए थे? चार सिखाए थे। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया था भाई? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। हमने आपसे कहा था प्रॉफिट एंड लॉस विद रिस्पेक्ट टू सीपी एंड डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू एमपी। और दूसरा कंसेप्ट क्या सिखाया था? दूसरा में कुछ खास नहीं, बस ये बताया था कि सीपी के रिस्पेक्ट में लाभ नहीं, एमपी के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट। अच्छा एमपी के कई नाम होते हैं हमने बताया, सूची मूल्य, बाजार मूल्य, लिस्ट प्राइस, वास्तविक विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। एसपी के रिस्पेक्ट में कुछ भी वैल्यूएट नहीं होता। अगला कंसेप्ट क्या सिखाया था? यदि डिस्काउंट 0 है तो एमपी ही एसपी है, अगर डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन एमपी इज नॉट इक्वल टू एसपी। एसपी तो सीपी के बराबर हमेशा था, चाहे डिस्काउंट शून्य हो चाहे डिस्काउंट शून्य ना हो। एंड लास्ट मार्कअप प्राइस ना, मार्कअप प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकित करना। किसी भी क्रय मूल्य को बढ़ा के मार्क प्राइस सेट करने को ही मार्कअप प्राइस कहते हैं। अगर 20% से मार्कअप किया इसका मतलब सीपी 100 है तो एमपी 120, सही है। बहुत बढ़िया, इतनी बात तुम सबको क्लियर है ना? बोलो, इतनी ही बात से पूरा प्रॉफिट लॉस लगाएंगे हम लोग। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज और, पूरा का पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट तैयार रखना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, सक्सेसिव और परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्जन में जो इजी मेथड बताया था। और साथ ही बताया था आपको C9 वगैरह बताया था, तो ये सब पूरा इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो तो सीन आप लोगों को मिला कि नहीं इसका? प्रॉफिट लॉस मिल पाया? नहीं, बस एक सेकंड में समझ तुरंत आपको सीख दिलवा देते हैं। मैसेज कर दूंगा। बच्चे डी कोड, दैट कोड B12 ना, B12 हमको भेज दो, जैसे आएंगे अपलोड करने, ठीक है ना? मिल गया ना सीट? हाँ ठीक, ठीक है। अच्छा परसेंटेज का प्रीवियस मिल गया ना, ठीक। आओ भैया, प्रॉफिट लॉस लगा लो हेडिंग बच्चे, पहला टाइप ठीक है। पहला टाइप, किसी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। इसकी वैल्यू होती है 1/6। किसी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 16 से 2/3% है। तो बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? देखो बच्चे, विक्रय लाभ प्रतिशत वैसे होता है किस पे? सीपी पे। लेकिन इसने साफ शब्दों में बोल दिया कि किसी विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब ये जो लाभ है वो किस पर है? विक्रय मूल्य पर। किसी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट ये है तो कितना प्रॉफिट है? 1 का, किस पे? 6 पे नहीं, कुछ 6 पे नहीं तो 7 पर। एसपी पर, विक्रय मूल्य पर, समझ रहे हो? और टेबल दिखाई दे रहा है तो पलटी मार जाता है। देखो इतना परसेंट लाभ है तो लाभ कितना है? 1 का। लेकिन ये लाभ हमेशा सीपी पे होता है, वास्तव में वास्तविक लाभ किस पे होना चाहिए? सीपी पे। लेकिन इसने बोला कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ इतना प्रतिशत लाभ तो 1 है, लेकिन किस पर है? एसपी पर है, विक्रय मूल्य पर। यानी अगर कोई चीज तुमने 6 रुपए में बेची है तो तुम्हें 1 का लाभ हुआ है। अगर कोई चीज तुमने 6 रुपए में बेची है तो तुम्हें 1 का लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा? तभी तो 6 रुपए में 1 का लाभ हुआ। तो कह रहा है वास्तविक लाभ बताओ, तो वास्तविक लाभ तो 1 ही है, लेकिन वास्तविक लाभ किस पे होता है? सीपी पर। तो 5 मतलब 20%। कैसे निकला कुछ समझ में आ रहा है? इस टाइप 1 के ऊपर P प्लस M लिख लो, मतलब प्री मेंस दोनों में आता है। यहाँ जैसे टाइप 1 लिखो ना, इसी में P प्लस M लिख लो, प्री प्लस मेंस दोनों में पूछता है। छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल जरूर है, जाने अनजाने में अगर ध्यान नहीं दिए तो गलत होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हो गया क्या? नेक्स्ट जरा ये बताना आप लोग, जरा बताना क्या होगा? सॉल्व करो और बताओ। सेम ही सवाल है, बस वो प्रॉफिट परसेंट पे था, ये लॉस परसेंट 25%। कितने लोग के बच्चे 25% का होता है? 25%। देखो ऐसे सब लोग लगाने की कोशिश करो। कुछ बच्चे तो बहुत आसानी से बता पा रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े से फंसा रहे हैं। ध्यान दो, जिन बच्चों को दिक्कत है वो दोबारा समझें। किसी विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत जो है वो 33 होल 1/3% का मतलब 1/, तो ये हानि परसेंट है। ये हानि परसेंट है तो हानि कितना है? लेकिन ये हानि किस पर है? साफ साफ बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट है। इसका मतलब हानि तो इतना है, लेकिन किसके सापेक्ष है? एसपी के। यानी अगर तुम्हारा एसपी 3 है तो तुम्हें 1 का हानि हो गया, इसका मतलब सीपी क्या होगा? 4 का 3 का 1 का हानि होगा। सही हानि बताओ। हानि 1 है लेकिन सही हानि बच्चे सीपी पे होता है, मतलब 4 मतलब 25%, मतलब 25%, सही है ना? 25%, क्लियर है? ठीक है। एक सवाल मैं इस पे और बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। बोले ये बता, विक्रय मूल्य के सापेक्ष, विक्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत लाभ 14.28% है। विक्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत लाभ 14.28% है, 14.28% है, ठीक है। तो बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ प्रतिशत 14.28% है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या करें? 16.66। ध्यान देना, लाभ प्रतिशत बोला है, ठीक है ना। कितने लोग आंसर निकाल पाए? हम लोग क्या आंसर है? 16.66।
14.28% प्रॉफिट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? एसपी के 1/7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना परसेंट प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, लेकिन किस पर है? यानी अगर हमने आपको बेचा है 7 पे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 1। इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा? अच्छा है। तो सही प्रॉफिट 1 है, लेकिन किस पे? सीपी पे 16.66%। ठीक है ना? नोट कर लिया आप लोग? अब तो बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना? एसपी पे लाभ हानि देके अगर आपसे सीपी पे पूछेगा तो आप बड़े आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एसपी पे देकर के सीपी पे एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस किससे होता है? सीपी पे होता है। तो एसपी पे देके सीपी पे पूछ सकते हैं। टाइप 2 लिखिए, ठीक है? सभी लोग लिखिए टाइप 2, ठीक है भैया? चलो टाइप 2 को भी बच्चे लिख लो, पी प्लस एन। प्री प्लस मेंस दोनों में आता है, ठीक है? टाइप 2 इसमें भी आप प्री प्लस मेंस लिखेंगे। अब देखो टाइप 2 का पहला सवाल, पहले हम आपको बताएंगे, पहले आप समझना, उसके बाद आप छापना, तुरंत मत छापिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपीज की रेट से बेचता है, तो उसको जो लाभ प्रतिशत मिलता है, तो उसको जो लाभ प्रतिशत मिलता है वह लागत मूल्य के बराबर है। तो बताइए लागत मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुकानदार कितने रुपए में बेचा? इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपए में अगर बेचे तो जो उसको प्रॉफिट परसेंट है ना, वो किसके बराबर है? सीपी के। तो कह रहा है सीपी बता दो। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं पहले इसको आपको ना बेसिक से बताता हूँ, पहले आप बेसिक भी देख लो। हालांकि बेसिक की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें लॉजिकल और कंसेप्चुअल अप्रोचेस की तरफ रहना है, लेकिन आइए देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इनटू 100, जो बोलेगा सामने वही है। और प्रॉफिट सीपी पे होता है। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस अपॉन सीपी इनटू, अब देखो प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है। ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर है? इसका मतलब जो भी प्रॉफिट परसेंट है वही हमारा क्या है? सीपी है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है? एक्स परसेंट नहीं मानोगे, हमें बोला था ना एक्स नहीं मानना है, क्योंकि एक्स क्या होता है? घातक चीज होती है, इसलिए एक्स को मत याद करिए। प्रॉफिट परसेंट को क्या मानिए? एम। एम, ठीक है, ठीक है ना? दिक्कत है? प्रॉफिट परसेंट को हमें क्या माना? एम। एसपी कितना है? 75 माइनस सीपी डिवाइड बाई एम इनटू 100। सीपी हमारा एम हो गया, मल्टीप्लाई एम स्क्वायर 7500 माइनस 100 इधर ले आओ, एम स्क्वायर प्लस 100 एम माइनस 7500 बराबर 0। बोलो सही बात है? सही बात है? ऐसा अब द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? अब द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना बचपन से सीखते आ रहे हो क्या? ऐसे दो नंबर जोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 7500 हो जाए और जोड़ने लगाने पे क्या आ जाए? 100। ये करते हैं, जोड़ो क्या होगा? 150 और 50। देखो एम स्क्वायर प्लस 150 एम घटा दो क्या जाएगा? 15 से 75 हो जाएगा, और माइनस 7500 बराबर, अब यहाँ से m कॉमन लोगे तो m प्लस 150, माइनस 50 कॉमन लोगे तो m प्लस 150 बराबर 0। तो एक आ जाएगा m प्लस 150 और एक आ जाएगा m माइनस 50 बराबर 0। तो m की जो वैल्यू आएगी, एक तो m की वैल्यू आएगी माइनस 150 और एक m की वैल्यू आएगी, तो आप जानते हैं कि माइनस तो लेंगे नहीं हम लोग, यानी m का मान क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य निकला वो क्या है? 50 आपका। लेकिन ये जो आपका बेसिक अप्रोच है इसमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आप, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन आपको बताता हूं एक तरीका जिसमें आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इतना आपको स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक है, ठीक है ना? तो दूसरा तरीका क्या है इसमें? वे टू क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। वे टू जो है वो है हमारा लहरिया कट। क्या है भैया? लहरिया कट अप्रोच क्या कहता है? जिस भी सवाल में ये लाइन मिले, प्रॉफिट परसेंट बराबर, जिस भी सवाल में मिल जाए, यहाँ तो मिला है ना, जो उसको प्रतिशत लाभ मिलता है वह लागत मूल्य के बराबर है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी। अगर प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर है ऐसा इसने बोला है, तो हमेशा सिर्फ एक ही काम करना है। अगर ये बात कहीं मिल गई तो सिर्फ एक काम, जो आपका विक्रय मूल्य है ना, उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 75 आए, लेकिन जब घटाऊं तो 10 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करने पे 75 आए और जब मैं घटाऊं तो 10 है। ऐसे दो नंबर ढूंढने, तो जब दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे ना, तो उनमें जो छोटा वाला नंबर है ना उसी का 10 गुना मार देना, आंसर आएगा। बड़ा वाले नंबर को मत मारना, क्योंकि बड़ा वाला नंबर मारोगे तो 150 आएगा, लेकिन आपको पता है कि 150 कैसा आ रहा था, इसलिए कौन सा नंबर को लेना है? छोटे नंबर को लेना है। क्या बोला मैंने? ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पे 75 आए और जब घटाऊं तो क्या आ जाए? 10। तो जो छोटा वाला है उसका 10 गुना का आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, पढ़ा आना चाहिए, जो कि आपको नहीं आता। तो आप तो लॉजिक कैसे कर देंगे? क्यों? आपके लिए लॉजिक तो क्या है? बेकार है, कुछ जाएगा, क्योंकि नंबर आ जाएगा आप तोड़ नहीं पाएंगे। पहले ऑलरेडी खुद बहुत ज्यादा टूटे पड़े हुए इंसान है, नंबर तोड़ना तो आपने लेके, तो इसके लिए टेबल आना चाहिए। टेबल नहीं आएगा तो नंबर को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। फिर अच्छी लॉजिक जानने के बाद भी आप कंडीशन में रहेंगे, सब बात करेंगे। तो जिनको पढ़ा आता अच्छी बात है, जिन्हें पढ़ा नहीं आता उनके लिए ध्यान दो। लहरिया कट 1, ये लहरिया कट 2 देखो भाई, जिसको टेबल नहीं आता उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेबल नहीं पढ़ना है, टेबल तो पढ़ना ही है। देखो ये जो 75 विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य जो दे रहा है ना, उसमें केवल यूनिट प्लेस पकड़ना होता है, इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक क्या है? 5। फिर चेक करना है कि 0 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 तक के नंबर में किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 होता है? 5 का ही होता है, 5 का ही होता है ना। तो बस 5 लिखो, शून्य अपने मन से बढ़ा लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ भैया? शून्य अपने मन से बढ़ाना है और आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। अब आप लोग राइटिंग चुनाने का समय आ गया है। हाँ, क्या है? 76 में 6 आएगा ना, तो 1 से लेके 9 में 6 किस में आता है? लेकिन वैसे प्रॉफिट लॉस बनाना है। आगे चलें, नोट कर लो भैया। पचास करने बोलते हैं, 50 हमने आपसे बोला था ना, रुपए बेचने में जो प्रॉफिट परसेंट अथवा सरकार है वो एडवर्टाइजमेंट में तो दे दे, 50 करने बोलते हैं, 50 तुरंत कर देती है। 25 को लिखिए दोनों। अब देखो ये, अब देखो बेसिक नहीं लगाएंगे, बाद में बच्चे बात। अब देखो बेसिक नहीं लगाएंगे। अब लहरिया कट अगर पहला वाला लगाने की बात करें तो
119 रुपए बेचने में जो प्रॉफिट परसेंट है वो लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे दो भागों में तोड़ो तो 17 सत्ते 119 और डिफरेंस 17 सत्ते 119 और डिफरेंस 10। तो कौन सा नंबर हमने आपसे बोला था ना इसमें छोटा वाला नंबर लेना है। अब देखो 119 यहाँ आ गया। अब इसमें जो 9 है वो किस किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस है? 3 और 7 भाई 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 से 49 में 9 आता है यूनिट। हमने बोला था ना इसमें छोटा और इसमें बड़ा वाला नंबर, तो यहाँ पे 70 लगा दो, 0 बढ़ा के 9 आंसर हो गया। तो ये आपका लहरिया कट हो जाएगा और ये आपका 1 है। ₹144 में सीपी याद करें। तो देखो 144 भाड़ा आना चाहिए था 18 अटे 10 आ गया ना, छोटे वाले को 10 गुना करना है। दूसरा तरीका क्या था? 144 में यूनिट प्लेस किस किस नंबर के स्क्वायर का है? 2 का है, 8 का है। तो मैं यहाँ क्या बोला था? बड़े नंबर में शून्य लगा देना है, उसके बाद जिंदगी का बदल लेना, ठीक है? बोले क्लियर? छाप लिया इसको। अब देखो दूसरा आ गया, बात नहीं, अब देखो दूसरा आ गया। अभी तक तो लाभ प्रतिशत सीपी के बराबर था, लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत दे दिया, क्योंकि हमेशा लाभ प्रतिशत थोड़ी होगा, हानि प्रतिशत भी तो सीपी के बराबर हो सकता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने में बेचा? 21 रुपए में बेचता है, तो इस पर उसको जो हानि प्रतिशत मिलता है, इस पर उसको जो हानि प्रतिशत मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर उसको जो हानि प्रतिशत होता है वह लागत मूल्य के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ लॉस परसेंट सीपी के बराबर है। अभी तक क्या था? प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है लॉस परसेंट सीपी के बराबर, तो कैसे निकालेंगे? तो 21 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंट सीपी के बराबर है। तो एक काम करो, यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 21 तो आए, लेकिन घटाने पर नहीं, जोड़ने पर क्या है? 10, जोड़ने पर 10 है। फिर क्या करो, इसको 10 गुना करो, ये 30, इसको 10 गुना करो 70, बोथ आर करेक्ट। बहुत मजेदार बात ये है इसमें आपका 30 भी सही आंसर है, 70 भी सही आंसर है। मतलब अगर आप अपना सीपी 30 को मानते हो तब भी कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगा, 70 मानते हो तब भी कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर दोनों है। लेकिन परीक्षा में अगर आंसर आए तो इन दोनों में या तो पेयरिंग में आएंगे, जैसे पहला ऑप्शन 20 30 40 30 70 50 60, ठीक है? तो पेयरिंग में आएंगे तो आप आंसर क्या मानेंगे? 30 और 70। लेकिन अगर पेयरिंग में नहीं आए तो सिंगल आएंगे, सिंगल में कोई भी आ सकता है। 30 आया तो जैसे इसमें कितना आया? इसमें 70 आया। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब पहला ऑप्शन 30 दे देगा, दूसरा 50 दे देगा, तीसरा 70 देगा और डी बोलेगा ए एंड सी बोथ। अब ध्यान नहीं दिया तो अंदाज क्या होगी? आप 30 अच्छा यहाँ भी वही कंडीशन है, अगर पढ़ा नहीं पता है तो यहाँ भी लगेगा दूसरा हिस्सा है। बट हम आपको पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे, टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तुमको बहुत काम करेगा, ठीक है ना? समझ कि नहीं? तो सब लोग याद कर लिए कि नहीं? कितने लोग को टेबल याद नहीं है? बोलो हाँ बताओ, नहीं तो हम पूछेंगे किसी 17 नंबर इसका लहरिया कट 2 क्या है? इसमें जो यूनिट प्लेस है ना, इस यूनिट प्लेस को 10 में से हम घटाते हैं, इसके यूनिट प्लेस को हम किस में से घटाते हैं? 10 में से घटाते हैं, तो क्या है 9। अब 9 1 से लेकर 9 में किस किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस है? 3 और 7 का है ना, बस दोनों में जोड़ दो, दोनों आंसर सही है। 3 का भी है 7 का भी है, दोनों में शून्य बढ़ा दो, 30 भी सही है और 70 भी सही है, ठीक है ना? 30 और 70 बोथ आर करेक्ट, ठीक है कि नहीं? कर लो भैया नोट। बोलो तो आगे बढ़े, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हो? 60 भाई 6 24 6 4 10 तो 40 भी सही है और 60 भी सही है। देखो लहरिया कट 2, सॉरी पहले तो 1 देख लेते हैं। 24 में 6 चौक 24 और एडिशन कितना आ गया? 10। तो 40 भी सही है, 60 भी सही है। अब इस 40 और 60 दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो ये देखो आपका करेक्ट ऑप्शन वैसे तो क्या आ गया यहाँ पे? 60। अच्छा लहरिया कट 2 भी लगा सकते हैं। लहरिया कट 2 क्या कहता है? जो यूनिट प्लेस है उसको 10 में से घटा दो, 6 किस में आता है? 4 में और, ठीक है ना? 40 और 60, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन ना? आपको प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, तो नोट नहीं किया कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम अगली वैरायटी में आएंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर हो और लॉस परसेंट सीपी के बराबर हो, देखिए हमने। अच्छा बताना, अभी जैसे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जैसे बॉडी में बहुत कुछ भी कर लो आलस लगा हुआ है, वीकनेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत, ऐसा कुछ बोलो आराम से लेके रहो, क्या तुम सबको लगता है? लेकिन क्योंकि हम लोग फिर वो पूछेगा सर जी कैसे हो, तो इंग्लिश में 20 है, यहाँ भी तो फिर 20 होना चाहिए ना, बाई मिस्टेक है ये। नहीं मैडम, इंग्लिश वाला गलत इसलिए नहीं कह रहे हम, क्योंकि इंग्लिश वाले से ही ट्रांसलेट किया गया है, तो टाइपिंग उसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत हो सकती है, वो ट्रांसलेट किया गया है, तो इंग्लिश वाले में। और वैसे भी आप एग्जाम में हॉल में भी ध्यान रखना, इंग्लिश वाले को प्रेफर करते हैं, हिंदी वाले को मेरे को एरर है, तो इंग्लिश वाले का उसी को राइट मानते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बेसिक से चलेगा, फिर टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक लॉजिकल थिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1,78,000 रुपए, सुनो आप परसेंटेज पढ़े हो तो पॉपुलेशन में हमने एक जगह आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रश्न का आंसर परसेंटेज में फ्रैक्शन में रेशियो में हो तो ऊपर दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, तो जो आप बोला था बच्चे कंसेप्ट बात बोली थी, यहाँ पे देखो आंसर परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो के फॉर्मेट में है, इसमें किसमें है? परसेंटेज में, तो इसमें दी हुई वैल्यू का मतलब नहीं है, इसलिए एक बार बोलना है ना, कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको, ये देखो इसका कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ो, अगर वह इतना परसेंट वस्तुएं 10% हानि पर बेचे तो 33.33% वस्तुएं मतलब 1 बटा, तो कितना वस्तु बेचे? 1, अर्थात कितना शेष कितना है? कह रहा है अपना 33.33% वस्तु 10% हानि पर, मतलब एक वस्तु है जो 10% किस पे हो गया? हानि पर, 10% हो गया लॉस पे, ठीक।
तो बताइए बाकी बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत में बेचे, जो शेष कितने में बेचे, ताकि उसको 20% लाभ हो, मतलब पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हो। क्या करो जेएसएम याद आ रहा है, जेएसएम रिमाइंडर लगा है, पूरे सौदे में 20% लाभ होने का मतलब कि वो तभी पॉसिबल है प्रत्येक पर 20% मिलना शुरू हो जाए। तो पूरे सौदे में 20, तो 3 सौदा है, प्रत्येक पर 20 मतलब कितना चाहिए 60, और तुम ले कितना लिए हो 10% क्या हानि लाभ नहीं, तुमको चाहिए था 60% लाभ और तुम अभी 10% हानि लेके बैठे हो। तो शेष को बेच के तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हें तुम्हारा 60% मिल जाए, तो हमें तो चाहिए भैया 70, क्योंकि 10% का हानि बैलेंस हो तो 60 में चाहिए। तो शेष को बेच के लेंगे हम कितना 70, तो एक को बेच के कितना लेंगे 35, मतलब एक वस्तु को किस रेट से बेचेंगे 35। क्या मेरी बात समझ आई। 33.33 वस्तु 10% हानि बेच दिया, शेष को कैसे बेचेंगे पूरे सौदे में 20% लाभ, पूरे सौदे मतलब प्रत्येक पर कुल सौदा 3 है, बेचना 60 चाहिए, 60 में लाभ चाहिए और 10% हानि लेके बैठे, तो शेष को बेच के कितना पड़ेगा 70, तो 60 तो चाहिए था और 10 हानि हो गया तो उसकी पूर्ति करेंगे ना, तो शेष को 70, तो एक को 35% लाभ। इतना सिंपल सवाल था, सोचो नंबर का इस्तेमाल करके आवश्यक नहीं होते, समझ रहे हैं। अच्छा आप लोग तो बोलते नहीं है, मैं भूल जाता हूँ बीच में बार बार, कोशिश करूंगा याद रखूं। आप लोग बोलते तो नहीं ना यस सर नो सर, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हमने पैसा भी दिया है और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें समझ में आया नहीं आया। अब आप समझिए कि हमें समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोलो बच्चे 8 days 3/5 वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। कितने लोग 8% है बताओ। 12% लाभ पीछे पर बॉयज बेचता है। लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए ना, बहुत सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, तो वह क्या एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,20,000 में बेचता है, ताकि यदि वह 3/5 उसे वस्तुओं को 12% लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 12% लाभ पर, इसका मतलब 3 वस्तुओं को 12 पे तो 12 क्या है सभी 12 पे होगा। तो बताइए शेष को कैसे बेचे कि पूरे सौदे में 4% का लाभ हो, तो पूरे सौदे में 4% का लाभ मतलब प्रत्येक 50 मतलब हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए था 20% लाभ, लेकिन यार बेचने के लिए 2 बचा है, लेकिन यार हमको 36 मिल गया। अगर रियल लाइफ होता तो हम खुश हो गए होते, हमको ज्यादा लाभ मिल गया और खुश हो गए होते और लाभ लेते, अभी 2 बेचने के बचा है, लेकिन ये क्वेश्चन का कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं होना है, इसमें हमें अपने कंडीशन में आना ही पड़ेगा हाल में। तो हमें तो चाहिए था 20, हमें कितना गया तो कितना ज्यादा मिल गया, तो ये 2 बेच करके 16% हमें लॉस करना पड़ेगा ताकि हम 16-20 पे आ सकें। तो ये 2 वस्तु को बेच के 16 का लॉस, तो एक वस्तु को बेच के, तो बताओ शेष को किस रेट से बेचा जाए, तो शेष को 8% लॉस रेट से बेचा जाए। हाँ क्या बोला, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे 1 होगा, सही बोले ना, समझे जल्दी तुरंत कर लेते हैं आप लोग 8% के लॉस में, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतने करते हैं बच्चे, सीट मैंने दे दिया मैडम, थोड़ा और वैसा और लेंगे ना, एक बार और बोल दे हो जाएगा। हाँ सेम पैटर्न है, इजी है, इसलिए मैंने उसमें 2 ही सवाल लगे थे। अब थोड़ा सा ये देखो टाइप 4 जो है ना, ये जो टाइप 3 अभी आपने पढ़ा था, ये वाला सवाल इसी का सुधरा रूप है टाइप 4। देखो कैसे करेंगे। अविनाश 924 घड़ियां 18,000 रुपए में खरीदता है, अविनाश 924 घड़ियां 18,000 रुपए में खरीदता है, 2/7 घड़ियां खराब हो जाती है, कुल घड़ियों का 2/7 घड़ियां क्या होती हैं खराब हो जाती हैं, वह कुल का 60% 40% लाभ पर, कुल का 60% मतलब 3/5 40% लाभ पर। बताइए शेष को कितने में बेचे कि उसे ना लाभ हो, यानी पूरे सौदे में उसे क्या चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो भाई कह रहा है कुल का 2/7 घड़ियां खराब हो गई, तो कुल अगर 7 था तो खराब हो गई, कुल का 60% यानी कुल 5 था तो 3, तो एक बार कुल 7 है एक बार कुल 5 है, तो गलत बात है, वस्तु को तो पहले बराबर कर लो। तो वस्तु हमने एल से कितना हो गया 35, तो हमने मान लिया कि वस्तु को कितना हो गया 35, इन कुल 35 वस्तुओं का, इन कुल 35 वस्तुओं का 2/7, 7 बचे 35, 5 गुना 10 वस्तुएं क्या हो गई खराब, वह कुल का 60%, तो कुल है हमारा 35 और इस कुल 35 का 60% 3/5, 5 7 35 7 21 वस्तुओं किस पे 40% लाभ पर, सही है। तो बताइए शेष को कैसे बेचे, तो शेष कितना बचा 20 10 30 31 4, इसको कैसे बेचे कि पूरे सौदे में ना फायदा हो ना ही घाटा। अच्छा देखो ये जो 924 घड़ियां हैं 18,000 में खरीदा, इसका कोई प्रयोग है, हमने आपको बताया ना किसी भी प्रश्न में अगर प्लस माइनस सॉरी किसी भी प्रश्न में अगर आपका आंसर परसेंटेज में फ्रैक्शंस में रेशियो में पूछे तो दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता है। आप इसमें भी तो सीखे थे, इस वैल्यू का कोई खास मतलब था नहीं, तो किसी भी प्रश्न का अगर फाइनल आंसर परसेंटेज फ्रैक्शंस रेशियो में है तो ऊपर दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता। हम ये नहीं कहते कभी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। अब देखो 10 वस्तुएं खराब हो गई, 21 को 40% लाभ बेचा तो शेष 4 बचा, इसको कैसे बेचे कि पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो चीजें खराब होती हैं बच्चे उस पे 100% क्या होता है लॉस, जो चीजें खराब होती हैं उस पे क्या होता है 100% लॉस। तो 10 वस्तुएं थी 100% लॉस हुआ इस पे, तो प्रत्येक वस्तु पर 100% हुआ तो कुल कितना परसेंट लॉस हो गया 1000%। भाई 10 वस्तु थी ना, सारी वस्तु खराब हुई ना, तो हर इंडिविजुअल वस्तु पे 100% लॉस हुआ ना, तो कुल कितना लॉस हो गया 1000%। 21 वस्तु बेचा और इस 21 वस्तु को बेच के 40% लाभ है, तो प्रत्येक वस्तु पे 40% लाभ होगा तो कुल लाभ कितना होगा 840%। हम इसको कैसे बेचे कि पूरे सौदे में लाभ घटा, तो कुल लाभ घटा तभी होगा जब जितना घाटा मिला है उतना ही क्या मिल जाए लाभ। 1000% घाटा हुआ है तो 1000% का लाभ भी होना चाहिए। 840 का हो चुका है, कितना बचा है, अगर मैं 160% का और लाभ ले लूं तो दोनों मिला के 1000% लाभ 1000% घाटा खत्म। लेकिन 160% लाभ कितने वस्तु को बेच के, तो प्रत्येक वस्तु को, ठीक है ना। आंसर क्या देगा 40% का लॉस, समझे ना 40% का लॉस। आगे चलें, वह उन वस्तुओं का 22.22% भाग x% हानि पर, 22.22 का मतलब 2 नहीं x% हानि पर, ठीक है। ये जो उनका भाग है x% हानि पर, बचे हुए का रिमेनिंग का 60%, तो रिमेनिंग का 60% 3/5 10% लाभ पर, बचा हुआ भाग 20% लाभ पर बेचता है। अगर कुल वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य 2970 मिले तो x का मान बताओ। देखो यार यहाँ भी वही स्थिति है, एक बार कुल वस्तु 9 एक बार 5, तो वस्तु कितना ले लिया मैंने 45, इन 45 वस्तुओं का 2/9 9 बचे 45 5 गुना 10, 10 वस्तुएं क्या है x% हानि पर है, पहले देखा ना x% हानि पर। फिर क्या बोला था बचे हुए का 60%, तो 45 में से 10 निकल जाएगा तो बचा कितना, जो बचा उसका 60%, 5 7 35 7 21 कैसे भाई 10% लाभ पर, ये तो बोला। और बचा हुआ भाग 20% लाभ पर, बचा हुआ भाग कितना हो गया, तो ये 30 31 निकाल दो तो 14 बचेगा, उसको कैसे 20% लाभ पर। अगर कोई लेनदेन में विक्रय मूल्य 2970 रुपए है तो x का मान बताओ, x का मान बताना है। अब हमें एक बात बताओ, हमें x का मान बताना है, हमें आपको एक बात बतानी है, वो ये है ब्रदर ध्यान देना, हमें पूरे सौदे में क्या चाहिए हमें नहीं पता,
जैसे यहाँ तो आपको दिख रहा था कि पूरे सौदे में हमें क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन बाबू हमको इस प्रश्न में पूरे सौदे में क्या चाहिए क्या आपको पता है? हमें इस प्रश्न में पूरे सौदे में क्या चाहिए क्या आपको पता है? हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन होल ट्रांजैक्शन, क्या इस प्रश्न में पता है? हाँ नहीं पता बच्चा, इसमें पूरे सौदे में हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता है, पता है क्या? नहीं ना, तो अब इस वैल्यू का प्रयोग है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी प्रश्न में हमारा आंसर जो है परसेंटेज में हो, फ्रैक्शन में हो, रेशियो में हो, तो दी हुई वैल्यू का कोई खास मतलब नहीं होता है, याद है ना? पीछे वाले प्रश्न में भी देखो हमने इसका कोई इस्तेमाल किया नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि पूरे सौदे में क्या चाहिए, लेकिन हमें इसमें पता ही नहीं चला कि पूरे सौदे में क्या चाहिए, लाभ हानि अगर चाहिए तो कितना, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब निकालना पड़ेगा हमको, हमें चेक करना है, जानना है कि पूरे सौदे में मिल क्या रहा है, तो अब इसका इस्तेमाल बच्चे को हो गया। हमने पिछली वीडियो में कहा है जरूरी नहीं कभी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, जहां होगा पता चल जाएगा यहाँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पूरे सौदे में चाहिए क्या पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए समझ में आया कि इसका इस्तेमाल है। तो देखो इन सारी वस्तुओं को खरीदने में कितना खर्चा किया है, 2700, और इन सारी वस्तुओं को इन कंडीशंस के अनुसार बेच के कुल विक्रय मूल्य कितना पाया है, ठीक है ना? तो कुल क्रय मूल्य तो फायदा 200, फायदा 270 किस पे, 2700 पे इंटू 100, कुल कितना फायदा, यानी पूरे सौदे में हमें क्या चाहिए 10, तो कुल सौदा कितना है, पूरे सौदे में 10, इसका मतलब प्रत्येक पर 10, इसका मतलब कितना चाहिए 450% का हमें प्रॉफिट चाहिए। देखो 450% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये 10 वस्तु x% की हानि पर, ठीक है, 21 20% जो जाएगा 210% का लाभ, बोलो 14 को 20%, 14 नहीं 28, 280% का लाभ, तो हमें कुल लाभ मिल कितना गया 490% का लाभ मिल चुका है, जबकि हमें लाभ चाहिए कितना, हम कितना लाभ ज्यादा ले लिए 40% लाभ ज्यादा ले लिए, चला तो 40% का यहाँ पे क्या कराना है नुकसान, लेकिन कितने वस्तु को बेच, तो प्रत्येक वस्तु को 4%, देखना कितना सिंपल है, बस लाभानी को बैलेंस करना है, ठीक है ना? 490 पा गए, चाहिए 450, इसका मतलब 40% ज्यादा पा गए, तो 40% यहाँ लॉस होना है, 10 वस्तु को बेच के एक वस्तु को 4%, बोलो ठीक है ना? नोट कर लीजिए मैडम, आप डेली लेट जा रहे हैं, मजा चल रहा है ठीक, हेलो तो क्या 1700 आम फोकस करना नहीं करता, बहुत ज्यादा प्रमोशन कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट। अंकित ने 1700 आम 25,000 रुपया, 1700 आम नहीं बच्चे, हिंदी वाला सही है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं हालांकि देखो मानने को तो कुछ भी मान लो, दोनों सवाल बन जाएंगे, लेकिन ये वाला फिलहाल हिंदी वाले को सही लेके चलिए, 25,000 टाइपिंग मिस्टेक है। अंकित ने, वैसे देखो प्रेफरेंस तो हमेशा इंग्लिश वाले में लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे तो टाइपिंग कर रहे हैं। अंकित ने 1700 आम 25,000 रुपए में खरीदा, मतलब 1700 आम खरीदा, कुल कॉस्ट प्राइस कितना था 25,000। अगर 340 आम आंधी से बर्बाद हो गए, 340 आम आंधी से खराब हो गए, तो उसने 850 आम को, सॉरी 850 आम को x% लाभ पर, 850 आम को x%, 850 आम को x% लाभ पर बेचा, और शेष आम को 60% लाभ पर बेचा, शेष आम को, तो 8 2 10 1190 510, इसको 60% लाभ पर बेचा, ऐसे बोला ना भाई, पहले काट 17 ना 17 बचे और 17 दिया, ये पूरा खराब हो गया तो 100% लॉस हुआ, और इसको x% प्रॉफिट पर बेचा है, और इसको 60% लाभ पे, ये बोला है, और ऐसा करने से उसको कुल 30,000 रुपए का मूल्य प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब पूरे सौदे में क्या चाहिए उसने नहीं बोला है, हाँ, लेकिन उसने कंप्लीट कॉस्ट एंड कंप्लीट सेलिंग दे रखा है, तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ 5,000 किस पे, सीपी 25,000 इंटू 100, 0 गया 25 गुना 50, तो कुल कितना परसेंट आएगा, मतलब पूरे सौदे में हमें 20 चाहिए, हमारा सौदा कुल कितना है 5 दिन 8 2 10, पूरे सौदे में हमें 20 चाहिए, इसका मतलब हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 200%, अब 200% चाहिए जिसमें 2 को खराबी होने के कारण 100% लॉस के कारण 200% लॉस हो गया, 6 18 180% का क्या है फायदा, 180% क्या है फायदा, और जबकि हमें चाहिए कितना 200% लाभ चाहिए, तो अभी हमें 200% घाटा 180% फायदा, तो अभी हम 20% हानि पर है, अभी हम कितना है 20% हानि पर है, 20% हमें अभी भी हानि है, जबकि हमको 200% लाभ चाहिए, इसका मतलब हमें शेष को 220% पर बेचना पड़ेगा। कितने वस्तु को बेच के 220% चाहिए 5, तो एक वस्तु को, हालांकि देखो x का ही मान पूछा है, x का ही मान पूछा है, तो x का मान तो वास्तव में ऑप्शन में क्या आना चाहिए 44 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हालांकि वो टोटल ही दे दिया है, तो उस अनुसार तो ये सही होना चाहिए, लेकिन टोटल के लिए इसको पूछना चाहिए था कि शेष वस्तु को कुल कितने परसेंट, तो कुल पूछता तो 220 होगा, x पूछा तो 44, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, x का मान 44 होगा, लेकिन क्वेश्चन में 220 दे रखा है, हालांकि इसको 44 के अनुसार देना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, समझते रहिए, अगर टोटल पूछता तो 220 बोलते, ठीक है ना? हाँ, और वैसे तो उसको 44% इसका राइट आंसर होगा। ऐसा करने से कुल क्रय मूल्य है तो हमने देखा कि पूरे सौदे में हमें क्या चाहिए 5,000 लाभ, ये 5,000 लाभ किस पे है 25,000 पे, तो 5,000 डिवाइड बाय 25,000 सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, तो पूरे सौदे में 20% चाहिए, जैसे हमने कट कर लिया 17 34 17 50 तक क्या 5 3 8 2 10 कुल 10 वस्तु है, पूरे सौदे में 20 मतलब हमको कुल चाहिए था 200%, लेकिन इन दो वस्तुओं को बर्बाद हो गया 100% लॉस, तो 200% लॉस हो गया, और ये जो थी आपकी 3 वस्तुएं 60% प्रॉफिट, तो मतलब 180% प्रॉफिट होगी, और ये जो 5 वस्तुएं हैं उसमें x% लाभ पर बोला है, तो बताओ तुम्हें 180% लाभ हो चुका है 200% का घाटा है, 180% लाभ हो चुका है 200% का घाटा है, तो आप एक चीज समझना 200% का नुकसान 180% का फायदा, तो तुम्हें अभी भी नुकसान कितना है 20%, अभी भी तुम्हें नुकसान है 20%, अभी भी तुम्हें 20% का नुकसान है, अभी भी तुम्हें 20% का नुकसान है, लेकिन हमें 200% का लाभ चाहिए, तो 20% नुकसान भी और 200% लाभ भी, तो हमको 220% लेना पड़ेगा ताकि 20% नुकसान की भरपाई हो जाए और 200% हमको मिल जाए, तो 220% लेना पड़ेगा 5 वस्तु को बेच के, तो 1 को 44, समझ ना, और टोटल पूछता तो 220, ये है पुराने वाले टाइप की तरह, बोला था कि 3 वस्तु को बेच दिया इतने परसेंट लाभ, शेष को कितना बेचे कितना परसेंट लाभ, वही फॉर्मेट है, थोड़ा सा एक कदम अपर बोल दिया, मतलब मैं चाहूं दोनों को एक ही टाइप में रख सकता था, लेकिन सेपरेट इसलिए किया ताकि तुम थोड़ा जस्टिफाई कर सको, ये थोड़ा सा अलग है वो थोड़ा सा अलग है दोनों एक ही कम्युनिटी के सवाल, ठीक है? चलो तो फिर इसके आगे नोट कर लिया आप लोग, अब आ जाओ भैया फिर से तुम नेक्स्ट, अब हम फिर अपने अगले टाइप पे आएंगे जिसको हम बोलते हैं भाई बेस्ड ऑन चीटिंग, बेईमानी संबंधित प्रश्न, और बेईमानी का लेवल 1 है, देखो हम कई प्रकार की बेईमानी करने वाले हैं, इसमें पहली प्रकार की बेईमानी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा बताओ किसी भी व्यक्ति की बेईमानी कैसे पकड़ी जाती है, बताइए देवी लोग, बेईमानी कैसे पकड़ते हैं, हाँ बताइए देवी कैसे पकड़ते हैं, ऐसे
जान दीजिए बाद में पूछेंगे, अभी आप लोग का मूड सही नहीं लग रहा है। बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 1, ये जो चीटिंग लेवल 1 कर रहे हैं ना, इसमें जो भी सवाल हम करने वाले हैं उसका कंसेप्ट क्या समझिएगा। अच्छा पहले इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और ऐसा आप समझ लीजिए कि ये जो टाइप पढ़ने चल रहे हो ना, प्रॉफिट लॉस से ये तुम्हारे पेपर में 110% आएगा, मतलब इसको कोई कट कर ही नहीं सकता भाई। 110% की गारंटी ले लो, ये तुम्हारे पेपर में आना ही है। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखो, आपको हर साल इस प्रकार का सवाल मिलेगा। इसका मतलब ये समझ लो तुम्हारे एग्जाम का एक सवाल आउट ही हो गया। क्यों? तुम्हारे पेपर में 110% नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ये सवाल नहीं उठता। सोचो कितना कॉन्फिडेंटली हम आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सवाल आपके परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखना है, आने को बहुत कुछ आएगा, क्या आएगा आई डोंट नो, सिलेबस सही आएगा, लेकिन ये जो सवाल है ना इतना फेमस है कि एग्जाम में कोई साल नहीं छोड़ा जिस साल ये ना दिया। और इसका सोल्यूशन का फंडा क्या है? बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 1 के सोल्यूशन का फंडा क्या है? तो बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 1 के सोल्यूशन का फंडा ये है कि कहीं भी आपको डिस्काउंट के साथ लाभ या डिस्काउंट के साथ हानि मिले तो आपको सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस होता है परसेंटेज, हमने कहीं फार्मूला आपको नहीं बताया, हर जगह हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं और उसको रेशियो में लिख रहे हैं। प्रॉफिट है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, ये काम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सवाल जैसा बोल रहा है वैसा स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रटने वाली बात नहीं है। बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 1 में इस प्रकार का सवाल मिलेगा आपको जिसमें आपको डिस्काउंट कंपल्सरी है, डिस्काउंट दिखेगा। अगर डिस्काउंट वर्ड के साथ लाभ मिल जाए या डिस्काउंट वर्ड के साथ हानि मिल जाए, डिस्काउंट कंपल्सरी है, उसके साथ लाभ मिल सकता है, उसके साथ हानि मिल सकता है, कुछ भी मिल जाए। अगर डिस्काउंट के साथ लाभ हानि में से कोई एक चीज मिलता है तो हमें सवाल का लेवल इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, 2-4 10 लाइन का सवाल हो, जनरल का सवाल हो, कहीं का नहीं मतलब है, सिर्फ एक ही फंडा लगाना है और वो है सीपी एसपी एमपी का अनुपात। सीधा सीपी एसपी एमपी का अनुपात लगा दो, निकाल लो, क्वेश्चन का औकात ही नहीं है कि तुम्हारा इंटरप्ट हो जाए कहीं भी। तुमको दिखाऊंगा मैं लास्ट तक कई जगहों पे, लेकिन ध्यान रहे भूलना मत। कई बार क्या होता है आप पढ़ तो लिए लेकिन सवाल में हो सकता है तुम्हारे दिमाग नहीं काम कर रहा है कि गुरुजी ने बताया था डिस्काउंट के साथ लाभ नहीं मिलेगा, सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना है, ठीक है ना? जैसे आप लोग बचपन में आपके गार्जियन आपके पापा मम्मी आपसे कहते होंगे, जैसे जहां भी आपका घर होगा वहां पे कॉलोनी या गांव जो भी कस्बा जहां भी आप रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर कॉलोनी गांव इलाके में कुछ रॉकी भाई लोग होते हैं। रॉकी भाई लोग समझते हैं नहीं? आपकी क्लास में भी हो सकता है कुछ रॉकी भाई लोग। रॉकी भाई लोग मतलब जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुकात नहीं है, खाली घूमना है, मस्ती करना है, लड़ाई झगड़े का प्लान बनाना है, किसको मारना है, किसको पीटना है और सारा उल्टा सीधा काम करने की जिम्मेदारी लेके बैठते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। जितने भी उल्टे उल्टे काम होते हैं ना करामाती वाले, वो सारी उनकी होती है। हर गांव में, हर इलाके में, हर कॉलोनी में होते हैं बच्चे, जैसे हमारे गार्जियन कहते हैं दिखना मत साथ में, लड़का सही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं पापा लोग कि अगर तुम उस लड़के के साथ दिखे, अगर तुम रॉकी भाई के साथ दिखे तो मारते मारते तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, बोलते कि नहीं? बोलते हैं ना। इसका मतलब बच्चे तुम्हारा टांग कब तोड़ा जाएगा? जब तुम रॉकी भाई के साथ दिखोगे, सब लग गया ना? जब तक दिखोगे तब तक तुम्हारा टांग तोड़ दिया जाएगा। तो आप इसको भी ऐसा समझो कि जब आपको डिस्काउंट के साथ लाभ दिख गया और डिस्काउंट के साथ हानि दिख गया तब तक हम भी एकदम फिक्स है कि हम टांग तोड़ेंगे या हम सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है? बात समझ आ रही? कभी-कभी सवाल में ऐसा भी होगा कि डिस्काउंट है लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। डिस्काउंट उसमें है, ऐसा हिडन करेगा ना तुम्हें दिखेगा नहीं, और जब डिस्काउंट दिखेगा ही नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं कि सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना चाहिए। कितना खतरनाक सवाल। मैडम आप नींद आ रही हैं? हाँ, पानी वानी पी लीजिए, मैं पूरा माहौल बनाई नहीं, बीच में हमने इंटरप्ट कर दिया आपको, सोइए मत। मैं मानता हूँ बहुत कष्ट में उठ के आप लोग आते हैं सुबह सुबह, हमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन आपका कष्ट 2 घंटे का होता है, उसके बाद 2 घंटे रेस्ट भी कर सकते हैं। हमारा कष्ट तो अब रात में 8 बजे खत्म होगा, अब तो खत्म ही नहीं होने वाला है। हमारा तो बहुत बड़ा कष्ट जब शनिवार आता है ना, किस बताया मैं आपको, बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है कि आज शनिवार है और कब रात के 8 बजे है और कब मैं फ्री हो जाऊंगा ना। तुम लोग रोज शनिवार है आराम से, हमारी बहुत खुशी होती है, मैं बता नहीं सकता मैं। और जानते हैं हमारा अलग प्रकार का एक्साइटमेंट है। शनिवार है, अलार्म रोज शाम को सुबह तो लगा देते हैं 6:30 बजे उठना है, तो उस दिन भी रविवार को तो क्लास होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अलार्म लगाते हैं वही 6:30 बजे ताकि बजे और मैं बंद करके सोऊं, नहीं उठेंगे आज नहीं उठेंगे, नहीं बच जाओ। देखो बच्चा पहला सवाल आ गया, कह रहा है 16 होल 2/3% का छूट, 16 होल 2/3% का छूट, 16 होल 2/3% के छूट के बाद अमन को 25% क्या होता है लाभ। देखो चलिए यहाँ तुम्हारे तुमको छूट के साथ लाभ दिखा कि नहीं, बस दिख जाए तो तुम समझो एक ही इलाज है, चाहे ये क्वेश्चन हो कहीं हो, कहीं भी दिख जाए, किसी भी टाइप में दिख जाए, डिस्काउंट के साथ लाभ दिख गया ना। फिर यदि लागत मूल्य 1600 रुपया है तो निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, आइए उत्तर देते हैं। क्या निकालना है? सीपी एसपी एमपी का अनुपात। अच्छा आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए है कि डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पे। अच्छा डिस्काउंट देने के बाद कहां जाओगे? एसपी पे। तो एमपी और एसपी कितने हो रहा है? लाभ लोगे या घाटा लोगे तो लाभ किस मिलता है? सीपी पे। घाटा किस मिलता है? सीपी पे। और लाभ हानि लोगे तब भी वो सीपी से कहां जाओगे? एसपी पे। तो सीपी से भी एसपी जा रहे हैं, एमपी से भी एसपी जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें सीपी का भी जिक्र हो रहा है, एसपी का भी जिक्र हो रहा है और एमपी का भी जिक्र हो रहा है, इसलिए हमने कॉमन रेशियो निकालने का प्रयास किया। 16 होल 2/3% डिस्काउंट 1 बाई कितना डिस्काउंट? 1 किस पर? एमपी पर। एमपी एमपी अगर 6 है तो 1 का डिस्काउंट एसपी, 25% फायदा मतलब 1/4, सीपी 4 है तो 1 का फायदा कितना हो जाएगा? 5। बोल भैया क्या सही बात कह रहे हैं हम आपको? अब देखो एसपी तो संयोग से बराबर होना चाहिए और किस्मत चाहिए ऑलरेडी बराबर है, तो सीपी हमारा 4 हो गया, एसपी मेरा 5 हो गया और एमपी हमसे बोला कि नहीं अगर वस्तु का लागत मूल्य 1600 है, देखो वस्तु का लागत मूल्य क्या दिया है? 1600 और हमारे लिए तो 4 है, कितना बना भैया? 400। अब चाहे जो पूछे विक्रय मूल्य पूछा तो इस 5 का 400 गुना करोगे तो अंकित मूल्य पूछा है 2400, देखो ना अंकित मूल्य। फिर पूछा है लागत मूल्य अंकित मूल्य का अंतर, लागत मूल्य अंकित मूल्य का अंतर 2 है, 2 का 400 गुना 800। तीसरा प्रश्न आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य 4 अंकित मूल्य 6, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2 रेशियो। बोलो भाई सही है? अगर देखो यदि छूट नहीं दी गई होती तो बताएं लाभ बचत क्या था? तो देखो सीपीए था, एमबीए था, छूट देगी कितने बेचा? 5 में। उसने कहा यदि हम छूट ना देते तो छूट नहीं देते तो एमपी एसपी होता, मैंने सिखाया। अगर छूट नहीं देते तो इसका मतलब एमपी क्या होता है? एसपी। इसका मतलब एमपी पे बेच देता तो 4 की चीज 6 में बेचता तो कितना फायदा होता? 2 का किस पे? 4 पे यानी सीपी पे। इसे कट करो 1/2 मतलब 50%, सही है ना? तो चलो बच्चे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या भैया बोल कौन पहले हमको बता चले? हाँ बताओ। ₹32 का छूट। ध्यान देना सीबी एसपी और हमने क्या बोला था बच्चे? एमपी का रेशियो निकालना है। क्यों? क्योंकि इसने क्या दे दिया है? छूट। और छूट के बाद क्या मिला है? ये काम करना है। कितना छूट दिया बताओ? ₹32। छूट किस पे मिलता है? एमपी तो हमें पता ही नहीं है तो छूट दे नहीं पाएंगे, एसपी निकल नहीं पाएगा क्या भाई? लेकिन ये तो सत्य है कि छूट अगर हम देंगे तो किस पे देंगे? एमपी पे। ऐसा करने से 10% लाभ हुआ, ठीक, लाभ तो उसको किस पे होगा? सीपी पे। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 है, लो भाई वस्तु का क्रय मूल्य 300 तो राम यह छूट न दे तो सही लाभ क्या होगा? ठीक है, अब 320 से 10% लाभ हुआ तो ₹32 का लाभ हुआ, 352 हो गया, सही है? अच्छा बताओ लाभ देगा तब यहाँ आएगा
छूट देगा तभी आएगा, इसका मतलब एमपी कुछ रहा होगा, छूट दिया गया होगा, तो एसपी क्या आना है, एसपी तो कॉमन है ना, बराबर आना है, तो यहाँ पे कुछ रहा होगा, उस पर कितना छूट है, फ्री मिला, इसका मतलब इसमें ये जोड़ के मिल जाएगा 384। देखिए शुरू में कुछ नहीं पता था, लेकिन लास्ट तक सब पता चल गया। अब इसने क्या बोला, यदि हम छूट ना दें तो एमपी है, यदि हम छूट ना दें इसका मतलब एमपी की क्या बन जाएगा फिर एसपी। तो 320 की चीज 84 में, इसका मतलब कितना फायदा हो रहा है, 64 का फायदा किस पे, 320 इंटू 100, जीरो कट गया 32 गुना 64, कितना फायदा हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। कितना परसेंट का प्रॉफिट बच्चे, 20%, 20% का लाभ होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट समझना है, नहीं समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा उठाएंगे तो अच्छा, बड़े सबको समझ में आ गया। चलो भैया बताना क्या दिक्कत हो, फिर हम बात करें कहाँ दिक्कत हो रही है। एमपी से हमने एसपी नहीं निकाला, देखो एमपी से 32 रुपया छूट देके हम एसपी आते हैं, हमें एमपी नहीं पता था तो हम छूट नहीं दे पा रहे थे, तो एसपी नहीं निकल रहा था, लेकिन सीपी 320 दिया 10% का फायदा दिया, तो सीपी पे 10% फायदा दिया तो एसपी मिल गया। तो हमने कहा कि आप लोगे तभी एसपी पे आओगे, डिस्काउंट लोगे तभी एसपी पे आओगे, तो जब एसपी पता चल गया तो यहाँ कुछ रहा होता, उसमें से इतना घटाए होते तब नहीं मिला होता, तो इसको इसमें जोड़ दोगे मिल जाएगा, अब इसको इसमें घटा दोगे मिल जाएगा, कंडीशन जस्टिफाई हो गया। फिर उसने बोला कि यदि हम छूट ना दे तो हमें लाभ बताइए, तो अगर छूट ना देगा तो इसका मतलब कहाँ बेचेगा, एमपी पे बेचेगा। तो 320 की चीज 384 में बेची गई तो कितना फायदा हुआ 64, अब फायदा तो हमेशा सीपी पे 320, तो 32 गुना 64 हो गया फायदा इसमें। लेकिन देखो मैं आपको रास्ता बताऊं, ये तो कंसेप्चुअल चीज बताई मैंने आपको, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, कॉमन चीज है, डिस्काउंट का सामान मिले दुनिया का कोई भी सवाल हो आप कहीं भी लगा दो, कंसेप्चुअल चीज है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा दिमाग सही दिया है तो खुरापाती सोच भी रख सकते हैं, हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगह पे सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कंसेप्ट के साथ साथ खुद का थोड़ा कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। एकदम कुछ नहीं सोचोगे, सन्नाटा रहोगे तो फिर काम नहीं करेगा दिमाग, फिर सोच नहीं पाओगे। कैसे बताते हैं, इसने कहा 32 रुपया के छूट के बाद भी हमें कितना फायदा हो रहा है और सीपी कितना है, ठीक है ना, ये सवाल लिखा मैंने, 32 रुपए के छूट के बाद भी हमें 10% का लाभ हो रहा है यदि सीपी 320 है। जैसे मान लो कि देवी का कोई एक दुकान है और मान लो कोई सामान लेने गए, इन्होंने कहा सर जी आप टीचर हैं, हम आपको जो भी वस्तु देंगे वो अच्छे डिस्काउंट देंगे, हम आपसे प्रॉफिट नहीं लेंगे। इन्होंने हमसे ऐसा बोला, तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने इनसे कुछ सामान मंगाया, इन्होंने दिया और इन्होंने बोला कि सर हम आपको 32 रुपए के छूट पर दे रहे हैं। अब हमें क्या पता कि 32 रुपए छूट के बाद भी लाभ ले रहे हैं, हालांकि 32 रुपए छूट देने के बाद भी देवी कितना लाभ हो रहा है 10%, लेकिन हमको क्या दिखाया कि सर हम आपको 32 रुपए छूट दे रहे हैं, देखिए बगल वाले को छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको 32 रुपए छूट दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे टीचर हैं। इसका मतलब मेरे से भी लाभ ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, बाकियों से लाभ थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। तो हमसे उन्होंने कहा सर हम आपको 32 रुपए के छूट पर वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु दाम कितना है 320, सर ये दाम 320 है, 32 रुपए के छूट पे हम आपको बेच रहे हैं, तो 32 रुपए के छूट पे हम लेके चले आ रहे हैं, इनको कितना लाभ हो रहा है और हमें सही चल रहा है, 32 रुपए का छूट हमको दे रही है, इनको 10% लाभ हो रहा है। फिर हम सामान लेंगे, फिर 32 रुपए का हमें छूट दिया, 10% लाभ हुआ। एक दिन हमारा ये कोर्स खत्म हो गया, फिर उन्होंने कहा अब हम आपको छूट नहीं देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया भाई, हमने क्लास कर ली, अब गुरुजी आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। इन्होंने कहा अब हम 32 रुपए का छूट नहीं देंगे, इन्होंने क्या बोला अब हम 32 रुपए का छूट नहीं देंगे। अच्छा खुद सोचो कि 32 रुपए का छूट दे रहे थे तो 10% लाभ था, इन्होंने कहा अब हम 32 रुपए का छूट नहीं देंगे, इसका मतलब 32 रुपए हमसे और ले लेंगे, तो 32 रुपए को क्या होगा, लाभ ही तो है, ये 32 रुपए हमसे और ले लेंगे, तो 32 रुपए का इन्हें और लाभ होने लगा, लेकिन लाभ होगा किस पे 320 पे, एक बटा, इसका मतलब इनको कितना और लाभ होने लगा, तो 10 तो पहले वही रहा था, 10 और होने लगा, तो कितना लाभ होने लगा। हमारे पास समझ कैसे है, कॉमन सेंस की बात करिए बस कि 32 रुपए का छूट देने पे 10% लाभ हो जाता, इन्होंने कहा नहीं देंगे, इसका मतलब मेरे को 32 रुपए को देना पड़ेगा, ये 32 रुपए और लाभ लेने लगेंगे, लेकिन लाभ किस पे लेंगे 320 पे, नहीं समझ गया, समझ गया, जानते हो इसका फायदा कहाँ मिलेगा। अगर ये सवाल ऐसा होता कि 32 रुपया के छूट देने के बाद 49.76% का लाभ है, यदि सीपी 320 है, तो बताइए यदि हम छूट ना दे तो सही लाभ क्या होगा। अब यहाँ फंसेंगे, क्यों फंसेंगे, क्योंकि आप सीपी एसपी एमपी निकालने का प्रयास करेंगे, 32 रुपया का छूट तो है, ये 320 तो है, लेकिन 49.76% लाभ है, वहां तो 10% लाभ कटा से 300 लिख दिए थे, यहाँ पे 49.76 निकाल पाओगे तो ना चाहिए, सही बोलेंगे नहीं, फंसा गया। और यहाँ आ भी गया तो उसके बाद फिर जोड़ दिया और अंदर नंबर, फिर इसका डिफरेंस और भी अंदर नंबर देगा, फिर आप इसका फाइनल वैल्यू निकालने में रो देंगे, फिर आपको लगेगा कि देखो आसान कक्षा में आसान वाला, परीक्षा में कठिन वाला आ गया, आसान वाला कक्षा में कठिन वाला परीक्षा में आ गया, कहीं नहीं कहेंगे। तो देखो इन्होंने पूछ लिया तुम्हारे मन में ये भाव, इसलिए कहता है कि क्वेरीज अच्छी चीज होती है, ना हम रट के बैठे ना आप रट के बैठे, विद्यार्थी जब कुछ क्वेरीज करता है ना तो फिर हम बताने के चक्कर में बहुत कुछ बातें शेयर करते हैं आपसे, फिर कुछ बातें दिमाग में ठीक होती है, चाहिए भी बात नहीं है, तो क्वेरीज मत, जैसे विद्यार्थी शांति से पढ़ रहा है बोल नहीं रहा है ना, इसका मतलब हर चीज तो उसको बता ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज की भी हो जाती होगी, क्योंकि वो कुछ अगर ये ना पूछती तो शायद हम आपको ये बात ना बता पाते, हम आगे चले गए तो परीक्षा में मान लो पा जाते तो आपको लगता है क्या, इसलिए गुरु हर बात बताता है, बस बात कितनी सी है कि भाई वो भी इंसान है, वो रट के नहीं बैठा, कुछ क्वेरीज करोगे तो चीजें और एनहांस होगी, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा मेहनत प्रैक्टिस का दिमाग का भी होना जरूरी है, पता चला कि गुरु सब बता दिया तुम्हारे दिमाग में काम करना, तुम्हारा बैठा चला हुआ है, तो आज जाइएगा मार्केट में बालू कागज होता है, बालू कागज मिलता है, बालू कागज जहां जंग लग जाए उसको